बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस चैप्टर नंबर 12 के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि बाईसेक्टर दो किस्म का होता है। सबसे पहले हमने देखा कि बाईसेक्टर होता है किसी लाइन सेगमेंट का, बाईसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, और दूसरा होता है एंगल बाईसेक्टर। ये ज़रा आपने इस चैप्टर को पढ़ते वक्त इन दोनों बाईसेक्टर्स में डिफरेंस अपने माइंड में रखना है। और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो है इस चैप्टर नंबर 12 के जो पहले तीन थ्योरम्स हैं, यानी थ्योरम नंबर 1 से लेके थ्योरम नंबर 3 तक, ये जो है लाइन सेगमेंट के बारे में थे। ठीक है। और जो थ्योरम होंगे आपके पास थ्योरम नंबर 4 से लेके 6 तक, आखिरी तीन थ्योरम्स वो एंगल बाइसेक्टर्स के ऊपर होंगे। तो ये पॉइंट बताने का बड़ा एक इंपॉर्टेंट पर्पस है, मकसद है, वो ये है कि आपको एग्जाम में जब पेपर में जुबानी लिखने के लिए आप बैठो तो आपको इजीली पता चल जाए कि ये थ्योरम जो है स्टार्ट से आया है चैप्टर के या एंड से आया है। ठीक हो गया। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि लाइन सेगमेंट का जो बाई सेक्टर होता है उसकी डेफिनेशन हम पहले कुछ लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है मैं आपको एंगल बाई सेक्टर को डिफाइन करूंगा। अब देखें, ये आपके सामने आ गया एंगल ए ओ बी। अब वो लाइन जो इस एंगल ए ओ बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, उस लाइन को हम कहेंगे कि वो लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है। देखें, बाइसेक्टर जिस भी चीज का हो, साइड का हो या एंगल का हो, बाइसेक्टर का मिजाज और नेचर और काम एक ही है। वो जिस चीज का होता है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और इस लाइन को मैं कोई नाम दे दूं, जैसे इस लाइन को मैंने नाम दे दिया लाइन ओ एम, ये सॉरी रे ओ एम है। तो ये रे जो है ओ एम, ये क्या कर रही है बेसिकली, ये एंगल ए ओ बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इस वजह से एंगल जो है ओ एम को कहेंगे कि ओ एम इज द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। इस डायग्राम में मैं जरा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टोटल एंगल है आप फर्ज कर लें ये था हमारे पास 60 डिग्री। तो ये जो आपके पास बाई सेक्टर आया एंगल का ओ एम, ये इस एंगल के दो हिस्से कर देगा। ये ऊपर वाला हिस्सा ये 30 डिग्रीज हो जाएगा, और ये जो इससे नीचे वाला हिस्सा है वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज। तो पता चला कि बाई सेक्टर एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे आप देखें वो दो इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक है एंगल ए ओ एम, ये जो ऊपर वाला 30 बना था वो इक्वल होगा नीचे वाले 30 के, उसका नाम है एंगल बी ओ एम। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके साथ आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात याद रखनी है। देखें, ये जो एंगल की साइड होती है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होती है, इस साइड को हम कहते हैं ये एंगल की इनिशियल साइड है, या इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, ये एंगल का इनिशियल आर्म है। इनिशियल साइड या इनिशियल आर्म एक ही बात है। और इसके अलावा जो दूसरी साइड होती है उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती, वो जहां पे होती है वहां पे पेपर में या बुक में बना के आपको दे दी जाती है। इसको हम कहते हैं, ये इसकी टर्मिनल साइड है, या इसका इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं कि ये इसका टर्मिनल आर्म है। अब याद रखिएगा, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के दरमियान में एंगल का ये जो पोर्शन आता है, इसको हम कहते हैं ये एंगल का इंटीरियर रीजन है, एंगल का अंदरूनी अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है। इसके अलावा ये जो दूसरा हिस्सा इनकी बैक साइड पे होता है, इस सारे बाहर वाले पोर्शन को हम कहते हैं कि ये इस एंगल का एक्सटीरियर, एक्सटर्नल या बाहर वाला रीजन है, एक्सटीरियर रीजन है। ये दो लफ्ज आपने याद रखने हैं कि किसी एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर से क्या मुराद है। तो चलिए अब थ्योरम का प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। देखें, इस थ्योरम की स्टेटमेंट को सबसे पहले हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये आ गया आपके सामने एंगल ए ओ बी। इस थ्योरम में बेसिकली इसका बेसिक आइडिया ये है कि आपने बाई सेक्टर लेना है, इसको हमने कह दिया कि बाई सेक्टर का नाम है ओ एम। फिर आपने इस बाई सेक्टर के ऊपर किसी भी जगह पर एक पॉइंट लेना है पी, और इस पॉइंट पी को एंगल की दोनों साइडों से इक्वी डिस्टेंट प्रूव करके दिखाना है। यानी पी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम साइड ओ बी, और पी का जो दूसरा डिस्टेंस है फ्रॉम साइड ओ ए, आपने इन दोनों को जो है वो इक्वल प्रूव करके दिखाना है इस थ्योरम में। इसकी स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये देखें, इसके शुरू में जो लिखा हुआ है कि एनी पॉइंट, आई एम सॉरी, इसको मैं रेज कर लेता हूं। इस थ्योरम के स्टेटमेंट के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि एनी पॉइंट, तो यहां से आपको पता चला वो जो पॉइंट पी लेना है वो कहीं भी हो सकता है। वो बाई सेक्टर के शुरू में भी हो सकता है, वो सेंटर में, आखिर में, किसी भी पोजीशन पे आप ले लो।
बस मुद्दा ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने उसको इक्वी डिस्टेंट प्रूव करके दिखाना है। अच्छा, इस चैप्टर नंबर 12 के तमाम सभी थ्योरम्स का एक ही हिंट है जो बार बार हर थ्योरम में आपको बताता हूं मैं, कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज और आर, इससे पहले पहले स्टेटमेंट का जितना जितना हिस्सा होता है, जितनी वर्डिंग होती है, वो आपने गिवन की हेडिंग के नीचे उतारनी होती है, और इसके बाद वाला जो पोर्शन होता है, वर्डिंग होती है, वहां से देख के आपने टू प्रूव लिखना होता है। तो इस हिंट और ट्रिक की वजह से आपका थ्योरम जो है वो एग्जाम में लिखना बड़ा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जो है, अब हम लिखते हैं गिवन। जरा गिवन के नीचे हमने क्या क्या लिखना है, आप जरा वर्डिंग पे गौर करें। इससे पहले एक पॉइंट का जिक्र है, बाइसेक्टर का जिक्र है और एंगल का जिक्र है। तो ये सारी बातें हम लिख देते हैं कि अ पॉइंट P इज ऑन ओ एम। पॉइंट P जो है वो किसी रे ओ एम का हिस्सा है। आगे हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये ओ एम क्या बला है, ये क्या चीज है। तो आगे हमने डिफाइन करके बता दिया कि ओ एम इज बेसिकली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। अब देखें, ये एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल ए ओ बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये भी आगे जो है कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे एक और पॉइंट हम लिखेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं टू प्रूव। इसके बाद है, इसके बाद हम जरा पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद जो है टू प्रूव लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो ओ ए को टच करेगा एट पॉइंट आर। आई रिपीट, कंस्ट्रक्शन में आपने पॉइंट पी से जो है वो एक लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ऑन ओ ए, जो ओ ए को टच करेगी एट पॉइंट आर। इसी तरह आपने पॉइंट पी से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है जो ओ बी को टच करेगा एट पॉइंट क्यू। इन बातों को कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं कि हमने पी आर परपेंडिकुलर बनाया ओ ए के ऊपर और पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ बी के ऊपर, ठीक है। ये इसके बाद अब हम क्यू एट जो है टू प्रूव लिखते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास कंस्ट्रक्शन से पहले आर और क्यू नहीं थे। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। P is equidistant from OA and OB। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये बनती है कि we want to prove that PQ is equal to PR, और ये भी यहाँ पे मैंने शो कर दिया। अब देखिए, चूंकि पॉइंट P और Q हमारे सामने आ चुके हैं, तो अब हमने लिखा कि पॉइंट POQ इज इक्वल टू एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल POR। तो एग्जाम में जाहिर सी बात है आप तरतीब से लिखेंगे, मैंने एक्सप्लेन करना था तो तरतीब मैंने थोड़ी चेंज की है, आप याद कर लेंगे, तो एग्जाम में ऐसे ही आप लिखेंगे। अब चलें, इसका जो है प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रूफ सबसे पहले जो है मैं जुबानी एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम लिखेंगे तो जल्दी आपको समझ आ जाएगी। देखिए, आपके पास डायग्राम के अंदर दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही हैं। एक ये ऊपर वाली ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल पी ओ आर, ठीक हो गया। और एक जो है दूसरी, इसके नीचे एक और ट्राइंगल मौजूद है जिसका नाम है ट्राइंगल पी ओ क्यू। आपने बेसिकली इस थ्योरम के प्रूफ में इन दोनों की करस्पॉन्डेंस लेनी है और इनको एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम करस्पॉन्डेंस लेते हैं, इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR। आप जानते हैं जब भी हम ये लाइन लिखते हैं तो उसका मतलब होता है अगली फ्यू लाइंस के अंदर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करने जा रहे हैं, हमारी इंटेंशन ये है। तो इस लाइन की मदद से अपनी इंटेंशन को हम शो करके दिखाते हैं। अब आप देखें जरा, इनको कंपेयर करें ऊपर नीचे वाली ट्राइंगल्स को एक दूसरे के साथ, तो आपको नजर आएगा कि ये जो OP साइड है, O से लेके P तक दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान में ये साइड एक कॉमन है। और इसी तरह चूंकि कंस्ट्रक्शन में आपने पॉइंट Q के ऊपर ये एंगल 90 डिग्रीज का बनाया था, पॉइंट R के ऊपर ये एंगल भी 90 डिग्रीज का बनाया था, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, यानी एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP। और इसी तरह जो है आपको गिवन था OM इज द बाइसेक्टर, सो ये ऊपर वाला एंगल बाइसेक्शन की वजह से नीचे वाले एंगल के इक्वल था। तो इन तीनों बातों की वजह से ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगी। तो इनको लिखते हैं जरा। OP इज अ कॉमन साइड होने की वजह से इक्वल हो गई, और एंगल PQO एंड इज इक्वल टू एंगल PRO। कंस्ट्रक्शन में पॉइंट Q और R के ऊपर बनने वाले दोनों एंगल्स जो थे वो राइट एंगल्स थे। सो राइट एंगल्स, ये भी 90 था, राइट एंगल था, ये भी 90 था, राइट एंगल था, तो 90 90 के इक्वल ही होता है ना। तो एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल POR। बाइसेक्शन की वजह से ये जो हमारे पास जो है बड़ा एक मेजर इंटीरियर एंगल था, इसको जरा मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं। देखें, ये हमारे पास एक बड़ा एंगल था जिसका नाम था एंगल AOB। बाइसेक्शन हो गई इसकी, इसकी वजह से इस एंगल के दो हिस्से हो गए, एक ये ऊपर वाला और दूसरा ये
इससे नीचे वाला, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। बाइसेक्शन में एक एंगल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास बना SAA थ्योरम। इसकी वजह से ट्राइंगल POQ इक्वल है ट्राइंगल POR के। ये जो हमारे पास आया SAA थ्योरम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हों, वो ट्राइंगल्स ऐसी हों कि उनके कोई से दो एंगल्स और एक साइड अगर इक्वल हों, तो दो एंगल्स और एक साइड इक्वल होने की वजह से पूरी की पूरी ट्राइंगल्स इक्वल यानी कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के जो होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसकी अगर मैं फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट पिक करूं P और Q, और इसके भी फर्स्ट और लास्ट करने पड़ेंगे, तो PQ विल बी इक्वल to PR. PQ will be equal to PR because corresponding sides of congruent triangles are also congruent. तो ये corresponding sides निकालने का तरीका होता है कि पहला और आखिरी अल्फाबेट अगर आपने ज्वाइन किया है, तो यहां से भी आप पहला और आखिरी वर्ड ज्वाइन करोगे। ठीक हो गया? इसका जो भी क्वेश्चन हुआ वो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।